अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर और मैं हूं इरफान हैदर। शाम के सदर बशार उल असद का 24 साल इक़्तिदार बिलाखिर ख़त्म हो गया। दमिश्क के फौजी कमांडर ने ऐलान किया है कि शाम में सदर बशार उल असद का दौर ख़त्म हो गया है। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा है। दमिश्क के करीब जेल से हज़ारों कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है। सदर बशार उल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी ग्रुप तहरीर अल शाम मलेशिया के सरबरा अबू मोहम्मद अल जवाली ने अपने बयान में कहा है कि पुरअमन इनकाले इक़्तिदार तक साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। उधर शामी सदर के तैयारा हादसे में हलाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ताहम इनके तैयारे और मुमकिन हादसे की तस्दीक नहीं हो सकी है। उड़ान के 10 मिनट बाद तक तैयारा इराक की तरफ 21,000 फीट की बुलंदी पर चलता रहा और उड़ान के 20 मिनट बाद तैयारे ने हमस की तरफ का रुख कर लिया और रफ्तार भी बढ़ा दी गई। शाम से बशार उल असद हुकूमत का खात्मा, नौमुंतखब अमरीकी सदर का बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि बशार उल असद रूस की हिमायत खत्म होने के बाद शाम से भाग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार रूस का नाम लेते हुए कहा है कि बशार उल असद का हिमायती व्लादिमीर पुतिन भी अब उन्हें बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। दूसरी जानब रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि रूस बागी ग्रोह की पेशकदमी की हर मुमकिन इक़दाम के ज़रिए मुखालिफत करेगा। शाम में एक तवील इक़्तिदार बशार उल असद का और उसके बाद इक़्तिदार का खात्मा बागी ग्रोह जो है वो इस वक्त हुकूमती मामला देख रहा है, काबिज़ हो चुका है तमाम मुल्क के शहरों पर। साबिर अबू मरियम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन हैं। आप बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपने वक्त दिया। कैसे देखते हैं इस तवील इक़्तिदार के बाद इस तरह बशार उल असद मुल्क छोड़ के चले गए, मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि उनके तैयारे को हादसा पेश आया है, नहीं पेश आया, वो कहाँ पहुँचे हैं, इस हवाले से भी अभी कोई भी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सूरत हाल गुज़िश्ता 11 दिनों में शाम के अंदर रूनुमा हुई है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कुछ शाम के साथ हुआ है ये एक बहुत बड़ी खयानत है। और जो भी बागी गिरोह है, मलेशिया है और ये जो भी जिस तरह के भी गिरोह हैं, ये दरअसल इनकी कोई कामयाबी नहीं बल्कि ये बराह रास्त इस वक्त अमेरिका और इसराइल की कामयाबी है कि जो फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं, फ़लस्तीन के मसले को दुनिया की सतह पे ओझल करना चाहते हैं। मेरी नज़र में मेरा ओपिनियन ये है कि जो शाम का सकूत है, दमिश्क का सकूत दरअसल फ़लस्तीन का सकूत है और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीकों को इसमें एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। हमास हो या लबनान की हिज़्बुल्लाह हो, इनके लिए ये वाक़ईन एक इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर और फिल वक्त फौरी तौर पर एक बहुत बड़े नुकसान की सूरत में सामने आया है। लेकिन मैं यहाँ ये भी आपसे मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, जो हज़रात देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। मिसाल के तौर पर कि जो शाम की फोर्सेज हैं, जो सीरियन अरब फोर्सेज हैं, उन्होंने क्यों अपने वतन की दिफा के लिए जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं की, क्यों उन्होंने सारे के सारे रास्ते खोल दिए और बागी मलेशिया ने वेरी क्विकली उन्होंने सारे का सारा कंट्रोल एक के बाद एक वो संभालते चले गए। दूसरा बड़ा सवाल ये भी मौजूद है कि बशार उल असद क्यों मुल्क छोड़कर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दोहा एग्रीमेंट जो अब से 48 घंटे पहले दोहा के अंदर हुआ था, जिसमें तुर्की भी था, सीरिया था और इसी तरह रूस, ईरान, इराक और कतर के जो वज़ीर ख़ारिजा की बैठक हुई थी, उसमें ये बात को तय पाई थी कि जो इक़्तिदार है उसका ट्रांसफॉर्म करना है, उसको जो है वो अपोजिशन के साथ बातचीत करनी है। और ये भी अर्ज कर दूं कि जो अपोजिशन के साथ जो साबिक रजीम था जो बशार उल असद का, उनकी जो हुकूमत की डायलॉग थे वो 2020 से जारी थे। आस्ताना मुज़ाकरात और ये सारी चीजें, वही उसका एक तसलसल था जो शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 4 साल से जारी था। लेकिन क्या ऐसी वजह पेश आई कि ये जो बागी गिरोह है जो असले के दौर पर आया है, ये 14 महीने तक ये गायब था। जब हमने देखा कि वो गजा के अंदर जेनोसाइड हो रही थी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें और माएँ वहां पे कत्ल होते रहे और अभी तक हो रहे हैं। ये बंदूकें, ये असला उनके लिए नहीं निकला, लेकिन यकायक ये देखा गया कि 11 दिनों के अंदर ये असला निकला, लोग निकले और देखते ही देखते उन्होंने पूरे शाम के ऊपर अपना एक कंट्रोल का ऐलान कर दिया। और बहुत से लोग शायद दुनिया में इस पर खुश हैं और बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है जाहिर है कि उसकी पॉलिटिकल फेवर भी होती है और उसके ऊपर पॉलिटिकली मुखालिफत भी की जाती है। लिहाजा अब ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ गई है, अब आप देखें कि इसराइली फोर्सेस
जो जोलान हाइट्स के ऊपर थी वो 14 किलोमीटर मजीद अंदर आ गई हैं, और उससे आगे उन्होंने जो कुनैत्रा शहर है वहां पर एक बफर जोन कायम कर दिया है। और दमिश्क के अंदर आज इस्राएली फोर्सेस ने जो बमबारी की है, जो एक रिसर्च सेंटर और एक वो मिलिट्री जो तहकीकी इदारा था वो उसके ऊपर बमबारी की है और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी सूरत हाल ये बता रही है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बेनिफिशरी है वो अमरीकी हुकूमत है और इसराइल है। जो डोनाल्ड ट्रंप का आपने हवाला दिया है, मैं यहाँ पर ये भी अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता दिनों जो बशार अल असद जो गए थे मॉस्को, वहां पर गालिबन उनको ये इशारा दे दिया गया था कि जो मॉस्को है वो ज्यादा शायद इनके साथ खड़ा ना हो, क्योंकि यही ट्रंप जो आज ट्वीट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने ये काम करवा दिया, इन्होंने पसे पर्दा रूसी हुकूमत को, पुतिन को ये पैगाम दे रखा है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंसी में बैठेंगे, आकर अपना पहला दिन का इक़्तिदार संभालेंगे ऑफिशियली, वो यूक्रेन के मामले पर रूस को फेवर देंगे और यूक्रेन भी इस मामले पर उनको भी आगाह, ज़ेलेंस्की को भी ये बात बता दी गई है कि अब ये जंग मजीद चलने वाली नहीं है। और यूक्रेन की प्राइस जो है वो रूस से उन्होंने सीरिया की सूरत में ले ली है। बहरहाल ये एक नुकसान है और ये पूरे मैं समझता हूँ कि फलस्तीनियों का नुकसान है, क्योंकि फलस्तीन की अगर कोई ऑक्सीजन लाइन है तो वो इस वक्त सीरिया थी, और सीरिया एक इस वक्त आखिरी अरब स्टेट थी 1948 के बाद से अब तक जो मुसलसल गासिब इसराइल के खिलाफ स्टैंड लिए हुए थी। लेकिन अब अगर हम देखेंगे अरब खित्ते में ना तो वो मिस्र है, ना उर्दन है, ना कोई और अरब रियासत है, सिर्फ ये सीरिया था जो एक अरब रियासतों के अंदर जो आज के दिन तक गासिब रियासत के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ था। लेकिन अब वो भी बदकिस्मती से जो है वो टूट चुका है और वो खत्म हो चुका है। अच्छा साबिर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि ये ग्रोह जो है, तकरीबन जो हमारी इत्तलात है, जो अब तक खबरों में आ रहा है, वो 50 से 60 ग्रोह बताए जाते हैं जिन्होंने मिलकर ये बगावत की है। तो इसके बाद आम जो शामी शहरी है उसके लिए आप नहीं समझते कि मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? क्योंकि ये ग्रोह बताया जा रहा है कि इनके आपस में भी शदीद इख्तलाफात हैं, हुकूमत पे काबिज होने के लिए एक तो हो गए, लेकिन अब इनके दरमियान भी मजीद क्लैश होने का खदशा है। देखिए, बिल्कुल ये पहले भी हो चुका है। मैं अर्ज करूं कि जिहाद-उन-नुसरा के नाम से जो था ये ग्रुप 2011 में ये सामने आया था, जब दाइश के साथ वो मिलकर ये सीरिया के अंदर वो लड़ रहे थे। फिर 2016 में ये अलग हुए थे। ये जो अबू मोहम्मद अल जोलानी है, जिनको इस वक्त बताया जा रहा है कि वो क़यादत कर रहे हैं, ये पहले दाइश के अंदर थे। ये दाइश से फिर अलकायदा में चले गए। अलकायदा से निकलकर इन्होंने जिहाद-उन-नुसरा बना ली। जिहाद-उन-नुसरा से वो निकलकर इन्होंने हय्यत-उत-तहरीर-उश-शाम, जिसको HTS कहा जा रहा है, यानी फ्री सीरियन आर्मी भी कहा जाता था पहले, इन्होंने वो बना ली। तो ये मुख्तलिफ ग्रुपों को तब्दील करते रहे, मुख्तलिफ मकासद के लिए ये इस्तेमाल होते रहे। और ये बात सही है कि मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप्स हैं, जिसमें अलकायदा के भी ग्रुप्स हैं, तहरीर-उश-शाम भी है, फ्री सीरियन आर्मी, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। ये अब नहीं पता कि 50 हैं या उससे कम या ज्यादा है, लेकिन ये दर्जन भर से ज्यादा ग्रुप्स हैं जो आपस में इन्होंने मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में ये काम किया है। और ये पहले भी लड़ते रहे हैं। जब 2016 में भी जब ये एक दूसरे से अलग हुए थे तो इसी बात के ऊपर हुए थे कि आपको याद होगा कि उस वक्त ट्रंप की हुकूमत थी और ट्रंप ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि हमने दाइश के ऊपर $7 ट्रिलियन खर्च किए। उस वक्त इनकी लड़ाई मालो दौलत और वसाइल के ऊपर हुई थी। और अभी फिर ये खतरा मौजूद है, जिस पर आपने इशारा किया कि जब हुकूमत इनके पास होगी, वसाइल इनके पास होंगे, तो ये क्या करेंगे उसके साथ, किस तरह उसकी तकसीम करेंगे, किस तरह उसकी बंदरबाट होगी। इस बंदरबाट के ऊपर भी अभी ये खदशात मौजूद हैं कि ये बड़ा खून खराबा होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ा खतरा जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि देखिए, शाम की तकसीम हो रही है। शाम के कुछ इलाकों पर आज इसराइल ने कब्जा कर लिया है बाकायदा। कुर्दिस्तान का जो शाम का इलाका है वो ऑलरेडी पहले ही शाम से अलग है। फिर ये जो दमिश्क है, अगर दमिश्क इनके पास जो 50 ग्रुप अगर बताए जा रहे हैं, अगर ये इन 50 ग्रुपों के पास आता है तो ये 50 ग्रुप दमिश्क को 50 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इसी तरह जो लताकिया और जो तरतूस के इलाके हैं, वहां पर रूस की बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 से 4 हिस्सों में शाम तकसीम होने जा रहा है, जहां पर किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। सबका मकसद ये होगा कि बस अपने मफादात को नमेटो। जो ऑयल के इलाके हैं वो ऑलरेडी अमेरिका और वो कुर्दों के पास हैं, और कुर्द आपको पता है कि वो पूरी अमेरिकी सपोर्ट के साथ वहां पे बैठे हुए हैं। और बाकी जो मानदा जो वसाइल हैं इस वक्त सीरिया के, वो भी इस बंदर बाट में यकीनन वो जो है ये खदशात मौजूद हैं कि वो इसको मजीद टूट का शाम शिकार भी होगा। और इन गिरोहों के दरमियान लड़ाइयाँ होना, इख्तलाफात होना, ये पहले भी होते रहे हैं। 2011 से 20 तक ये दर्जनों ग्रुप बने हैं और अब भी ये इसके इम्कानात मौजूद हैं।
अच्छा, ये कहिएगा कि हमने दाइश का मामला देखा था, सर उठाया था इन्होंने इराक के अंदर 2012 में, उसके बाद शाम का रुख किया जब इराक में इन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा था। इराक की हुकूमत ने बड़ी सख्ती से निपटे थे वो इनके साथ। शाम में भी फिर बशार अल असद साहब जो है दोबारा इक़्तिदार में आ गए थे और दाइश को यहाँ से कमज़ोर कर दिया गया था। फिर ये लावा बहुत देर से पक रहा था, आप जैसे बता रहे हैं पिछले 12 से 15 दिनों के अंदर ये सारा कुछ तो मुमकिन नज़र नहीं आता। ये कैसे हो गया? और फिर जैसा कि आपने निशानदेही की कि जो हुकूमती फोर्सेस थी उनकी जानिब से भी सरेंडर कर देना, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज अर्ज कर दूं कि जो आपने बात की है, शायद आपने थोड़ा सा पढ़ने में आपको एक मुगालता हुआ है कि जो दाइश थी वो सबसे पहले शाम में आई थी, वो इराक में नहीं। अच्छा। इराक में 2014 में आई थी दाइश, पहले शाम में आई थी और शाम ने उसका मुकाबला भी किया था। आपकी बात सही है कि उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से शाम के अवाम ने, शाम की जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, जो अरब आर्मी है शाम की, उन्होंने और दीगर जो इनके जो अलाई थे, वो रशिया था जो 2014 और 15 के दरमियान इस जंग में बाकायदा वारिद हो गया था। ईरान इनका पार्टनर था, जो जनरल कासिम सुलेमानी है, वो बाकायदा इस जंग के हीरो थे और उन्होंने आकर दाइश को यहाँ पर जो है बड़ी शिकस्त से दो चार किया था। और फिर दाइश ने रुख किया था 2014 में इराक का। तो जब इराक में दाइश वहां पर गई थी तो वहां भी इसी तरह से जो पॉपुलर फोर्सेस थी, नौजवानों की जो ग्रुप्स बनाए गए थे और पूरा उनको कमांड करके दाइश के साथ एक बड़ा मुकाबला हुआ था। तो ये 2011 से 2020 तक का पीरियड है, बेसिकली 2019 के आखिर तक का पीरियड है, जिसमें दाइश बिल्कुल अपने जड़ से उखड़ कर फेंक दी गई थी। और ये जो ग्रुप्स है जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, ये उस वक्त भी दाइश के हमरा लड़ रहे थे और इनको एक मंसूबे के तहत रूस की गारंटी पर, वो रशिया ने ये गारंटी दी थी और एक मुआहिदा हुआ था जिसको आस्ताना मुज़ाकरात के नाम से याद किया जाता है। उसमें यह तय पाया था कि वो रशियन गवर्नमेंट, सीरियन गवर्नमेंट जो बशार था और उनकी जो अपोजिशन थी बशार अल असद की, इनके दरमियान के ये जो लोग हैं, जो शामी हैं, इनको वो इदलिब और हलब के इलाकों में छोड़ दिया जाए, ताकि ये जो इनकी अपनी अकीदत के हिसाब से भी जो इनके अहले सुन्नत के जो वो मुस्लिम इलाके हैं, ये वहां पर रहें और अपना वो जिंदगी का वो निज़ाम चलाएं। तो सीरिया ने इसको एग्री किया था और इनको आम माफी का ऐलान दे दिया गया था। उस वक्त बाकायदा एक वो मिनिस्ट्री उस वक्त क्रिएट की गई थी जिसका नाम था वो मिनिस्ट्री फॉर रिकंसिलिएशन के नाम से। तो इस मिनिस्ट्री ने ये सारे मुआहदे किए थे, इनको माफी दी थी, ये वहां चले गए और 2020 के बाद से ये मुज़ाकरात का भी सिलसिला अपोजिशन के साथ जारी था। लेकिन इस वक्त ये जो बनकर आए हैं, जो आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये 10-11 दिनों में तो ऐसा नहीं हो सकता। तुर्की ने पिछले 3 सालों में इनको बड़ी फंडिंग की है, इनको बड़ा जदीद असला सप्लाई किया है, इनको टेक्नोलॉजी सप्लाई की है और इनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया है। ये इस वक्त ढकी छुपी बात किसी से नहीं रही, क्योंकि वो उर्दगान के भी बड़े कंसर्न हैं बशार अल असद के साथ और वो उनको मुसलसल इसके ऊपर कहते रहे कि भाई आप हमारी बात माने और यूं करें, फला करें। तो जैसा सियासत में होता है, तो इन्होंने जब बशार अल असद ने नहीं माना है, तो इस वक्त उन्होंने मौके का फायदा उठाकर कि जब खित्ते में एक बड़ी जंग चल रही है, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त वो जंग के अंदर जो तूफान अक्सा के बाद से जो सिलसिला है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो एक सही मौके का फायदा उठाकर तुर्की ने जो काम किया है वो ये कि इनको फ्री हैंड दिया कि आप जो है वो हलब से इस तहरीक का आगाज करें और फिर देखते ही देखते ये तहरीक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनकी वो मदद से ये आगे वो बढ़ती चली गई है। और बैकडोर चैनल के ऊपर पहले ही ये लॉबिंग की जा चुकी थी। जैसे ही ट्रंप आए थे, ट्रंप ने वो जो है वो रशिया को भी, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि उनको गारंटी कर दी थी, इसी तरह उन्होंने जो है वो और भी जो उनके जो अलाइज थे उनको भी कह दिया था। कतर का एक बहुत बड़ा मामला है, जो गैस पाइपलाइन है, जो कतर से निकलकर एक बहुत तवील रूट तय करते हुए उसने सीरिया से तुर्की से बल्गारिया तक जाना है। तो सीरिया से वो जा नहीं सकती थी क्योंकि कतर जो है वो उस वक्त दाइश को सपोर्ट करता रहा था पिछले 10 साल। तो ये इस तरह के बड़े इख्तलाफात थे। ये बात सही है कि इसके अंदर बड़ा एक लावा पकाया गया है और जिन लोगों ने भी पकाया है, मैं फिर कहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। देखें, ये आग बशार अल असद के खिलाफ नहीं है, ये शाम के खिलाफ नहीं है, ये आग जो चलेगी ये तुर्की को भी अपनी लपेट में लेगी, ये इराक को अपनी लपेट में लेगी, ये उर्दन को लपेट में ले लेगी, मिस्र को लेगी। मुमकिन है ये आग पाकिस्तान में भी आए, ये ईरान में भी आए। तो हमें बड़ा होशियार रहना है। और ये जो इस खास तौर पर पाकिस्तान जैसे जो हमारे ममालिक हैं, जहाँ पर आपको पता है कि हर किस्म के अनासिर हैं, तो मेरी पाकिस्तान के जो सुनने वाले जो आपके चैनल के जरिए भी सुन रहे हैं, मैं यही इनसे गुजारिश भी करता हूँ कि देखें, बिल्कुल तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ जो वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, इसको पॉलिटिकल तनाजुर में देखें, ना इसको मजहबी तनाजुर में देखें, ना फिरका वारियत में देखें, बल्कि इसको फलस्तीन के तनाजुर में देखें। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा लॉस है सीरिया के फॉल का, वो फलस्तीन है।
और हम सबकी जो जो नजरें हैं वो आज भी वो गजा के ऊपर होनी चाहिए कि आज भी आप देखें वो गजा में बमबारी है। तो हमें ये भी मैसेज देना है अपने टीवी चैनल्स के जरिए, अपने जो जो हमारे मीडिया है, जो हमारे जो आउटलेट्स हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी काम है। आखिर में कह दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि इजराइल जो है वो पेशकदमी भी कर रहा है सारे वाक़े के बाद, और इजराइल आपने ये भी निशानदेही की है कि शाम के टुकड़े करने के लिए सारा कुछ हो रहा है, ऐसा मुमकिन है, हो सकता है। दीगर जो ममालिक हैं जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, जैसा कि आपने कहा, वो ईरान भी हो सकता है, इराक भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन कॉज जो है वो इससे इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हिकमत अमली क्या होगी इस वक्त आलम इस्लाम की, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये जो बागी ग्रोह है, ज़ाहिर है इसे अमेरिका की हिमायत हासिल है। देखिए, हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि इनके साथ सियासी बातचीत होनी चाहिए और इनको समझाना चाहिए, इनको सही चीज, इनको सही रास्ते का तयन करना चाहिए। ये खुद उनकी भी जिम्मेदारी है। वो अगर इस्लाम का झंडा लेकर और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अगर मैदान में आए हैं तो उन्हें इस नारे का पास रखना चाहिए। उन्हें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे शैतानी मकसद हासिल हो, बल्कि ऐसे काम अंजाम में पता चले कि आज उनका सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त अबू मोहम्मद अल जोलानी की क्या होनी चाहिए। आज इसमें जब इसराइल ने सीरियन अरब आर्मी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बमबारी की है, तो जोलानी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो इसराइली फोर्सेस के खिलाफ अपनी जो उसके कमांडोज हैं उनको भेजे, उनके खिलाफ फाइट करे, जो वो इसराइली फोर्सेस को सीरिया में दाखिल वो ना होने दे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये बहुत बड़ी साजिश है, बड़ी गहरी साजिश है, और इसमें फलस्तीन का लॉस होगा नहीं, फलस्तीन लॉस हो गया है। और ये अभी बहुत सारे, जैसा मैंने कहा कि सवालात के जवाबात आना बाकी हैं और इसके एक्यूरेट जवाब अभी हमारे पास नहीं है कि ये इतना क्विकली क्यों हुआ है, बशार उल असद क्यों गया है, सीरियन अरब फोर्सेस ने क्यों रेजिस्ट नहीं किया, और बहुत सारे सवाल हैं जिनके एक्यूरेट जवाब जो अगले आने वाले तो आप साबर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बाज़ाहिर ये लगता है कि किसी सेटलमेंट के थ्रू, किसी मुआहदे के थ्रू बशार उल असद साहब गए हैं मुल्क से, आपकी बातों से लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी मेरे पास कोई एक्यूरेट मालूमात नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये कहा गया था परसों रात के 48 आवर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म की जाएगी गवर्नमेंट और ये इक़्तिदार ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स ने ये गारंटी ली है और कहा है कि बशार को भी सेफ पैसेज दिया जाए, या मुमकिन है कि बशार ने कोई और गेम प्लान किया हो और वो पहले से ही कोई किसी के साथ उसने, क्योंकि उनका जहाज अभी लापता है, उनका पता ही नहीं चली है वो डेस्टिनेशन, वो कहाँ पे लैंड हुए हैं, या अभी तक दुनिया को बताया ही नहीं गया है कि वो कहाँ लैंड हुए हैं, उनको खुफिया रखा गया है। तो ये आने वाले चंद दिनों में पता लगेगा कि इसमें बशार उल असद का क्या किरदार था, क्योंकि ये बशार उल असद पिछले 10 साल जब दाइश से मुकाबला हुआ है, इन्होंने स्टैंड किया है, खड़े रहे हैं, ये इन्होंने दमिश्क में रहकर उसको फाइट किया है, वहां से बाहर नहीं निकले। ये बड़ी बहादुरी की बात थी, लेकिन इस मर्तबा ये देखा गया है कि ये खामोशी से वहां से ये फरार कर गए हैं, जो कि बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। और ये मैं आखिरी बात ये भी कह दूं कि ये प्लॉट सिर्फ सीरिया के खिलाफ नहीं है, इसको आप तूफान अक्सा के तनाजुर में देखें और हिजबुल्लाह की 27 नवंबर की उस कामयाबी के बाद देखें जिसमें इसराइल जनूबी लेबनान में दाखिल नहीं हो सकता, इसराइल को सीज फायर मांगना पड़ा। उसके बाद अब ये ऐसा लग रहा है कि ये प्लॉट असल में हिजबुल्लाह के खिलाफ बनाया गया है, लेबनान के खिलाफ ये प्लॉट किया गया है। अगर ये ऐसा है तो ये यकीन कीजिए कि फिर ये हमास के भी खिलाफ है, ये फलस्तीन के खिलाफ है सबसे बड़ा प्लॉट। और ये भी कह दीजिएगा आखिर में कि ये जो कैदियों की एक बड़ी तादाद खबरें आ रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, इसमें कुछ संगीन, पहले तो ये कहा गया कि सियासी कैदी थे, ठीक है, लेकिन जो संगीन जराइम में मुलविस कैदी हैं, ज़ाहिर है बाहर जब निकलेंगे उसी किस्म के जराइम दोहराए जाएंगे। 250 के करीब लगभग बताया जा रहा है पाकिस्तानी ज़ायरीन भी वहाँ पे मौजूद थे। चूँकि एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, ये तो मैं समझता हूँ जो ज़ायरीन का मसला है, हुकूमत पाकिस्तान दफ्तर खारजा को फिलफौर एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर इक़दाम करके उन ज़ायरीन को, अगर वहाँ पे एयरपोर्ट बंद है तो मेरा ख्याल है उनको लबनान ले जाकर, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, उनको लबनान ले जाएं, लबनान से फ्लाइट लेकर उनको जो है वो पाकिस्तान सेफ एंड साउंड यहाँ पे लाना, ये हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी है, ये उनको करना चाहिए। जहाँ तक कैदियों का मसला है, देखिए कैद में आपको पता है कि आप देखें दुनिया की जेलों में कौन लोग होते हैं, क्या आप जैसे शरीफ और कोई ऐसे लोग होते हैं? नहीं, बल्कि क्रिमिनल होते हैं, खतरनाक लोगों को जेल में रखा जाता है। तो अगर उनको छोड़ा जा रहा है तो ये बड़ी एक संगीन किस्म की एक यानी ये गद्दारी है, ये एक ऐसा काम है कि जो आने वाले दिनों में यानी बस मैं यही कहता हूँ आखिर में, मेरी ये विश है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है अगले चंद दिनों में खुदा करे कि शाम की गलियों में मजीद खून खराबा ना हो और शाम के लोग और ये जो भी ग्रुप आए हैं, काश के ये लोग इसराइल के खिलाफ खड़े हैं।
इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साबिर अबू मरियम साहब, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से बता रहे थे शाम की जो इस वक्त सूरत हाल है। 24 साल बाद बशारुल असद, सदर बशारुल असद शाम के उनका इक़्तिदार ना सिर्फ ख़त्म हुआ बल्कि वो मुल्क से फ़रार कर गए हैं। उनका जहाज़ जब टेक ऑफ किया उसने, उसके बाद से वो लापता है, रेडार के पहुंच से दूर चला गया है। उन मुतज़ाद इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि उनकी हलाकत हो चुकी है या अभी तक वो जिंदा हैं। इस हवाले से खबरें वाज़ेह नहीं हैं। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में बदलती सूरत हाल के हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।